गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कृष्णा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग गढ़वाल का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग परमार वंश को पढ़ रहे थे। आज परमार वंश में हम लोग जो है माधो सिंह भंडारी और रानी कर्णावती के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित उन सभी तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए माधो सिंह भंडारी जो है, इससे पहले हमने महिपत शाह और लोधी रुखोला को भी कवर किया था। ठीक, देखिए माधो सिंह भंडारी की बात करें तो माधो सिंह भंडारी जो है, इनका जन्म 1595 में, कहा जाता है कि 1595 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान था मलेथा गांव टिहरी। माधो सिंह भंडारी का जन्म कहाँ हो रहा है? मलेथा गांव टिहरी में हो रहा है। ठीक है, इनके पिता जो हैं वो सुरावर कालो भंडारी थे। इनके पिता का नाम सुरावर कालो भंडारी। ठीक, देखिए माधो सिंह भंडारी के बारे में कहा जाता है कि माधो सिंह भंडारी जो है वो महिपत शाह के सेनापति थे और सेनापति होने के साथ साथ महिपत शाह के वो राइट हैंड यानी दाहिना हाथ भी हुआ करते थे। महिपत शाह जब राजा थे तो अपने सारे प्रमुख कार्यों को करने से पहले वो माधो सिंह भंडारी से एक बार विचार विमर्श जरूर करते थे, उनकी राय जरूर लिया करते थे। इसका मतलब ये सेनापति थे महिपत शाह के, माधो सिंह भंडारी सेनापति थे महिपत शाह के। ठीक है, कहा जाता है कि उस समय गढ़वाल की जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा की रक्षा का कार्यभार जो है वो माधो सिंह भंडारी को ही सौंपा गया था। ठीक है, कौन सी सीमा? गढ़वाल की पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा का कार्यभार किसको सौंपा गया था? वो माधो सिंह भंडारी को सौंपा गया था। ठीक है, अब इसको देखिए कि माधो सिंह भंडारी जो है, इनको 16वीं सदी का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चंद्रभागा नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया था, तो इसीलिए इनको 16वीं सदी का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16वीं सदी का प्रथम इंजीनियर। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है चंद्रभागा नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया था। इनके जो कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी, जो इतिहासकारों द्वारा बताई जाती है, वो ये बताई जाती है कि उन्होंने अपने गांव मलेथा में एक गूल यानी एक नहर का निर्माण करवाया था और उस नहर के निर्माण के लिए, जन कल्याण के कार्य के लिए इन्होंने अपने पुत्र गजे सिंह का बलिदान भी दिया था। ठीक है ना, इन्होंने मलेथा की गूल का निर्माण करवाया था, मलेथा की गूल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जिसके लिए इन्होंने अपने पुत्र गजे सिंह का बलिदान भी दिया था। और जब इनके पुत्र गजे सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो बलिदान हो जाते हैं, तो इनकी पत्नी, जिनका नाम उदिना था, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम उदिना था। और उदिना जो है वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं। उदिना कौन थी? इनकी पत्नी थी। ठीक है, इनकी पत्नी उदिना बहुत गुस्से में आ जाती है और वो श्राप देती है कि इस परिवार में, इस खानदान में अब और कोई नया भड़ पैदा ना हो, नया वीर पैदा ना हो। अपने पुत्र के मतलब मृत्यु से वो इतनी ज्यादा विचलित हो जाती है कि ऐसा श्राप वो है इस परिवार को दे देती है। और उसके बाद जो माधो सिंह भंडारी हैं वो कभी लौट के मलेथा गांव आते भी नहीं है। और आज भी मलेथा गांव में इनके द्वारा बनवाई गई नहर जो है बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनकी पुत्रवधू वैराणी, जिसका अभिलेख जो है वो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुत्रवधू वैराणी का अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनके पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जी जो है वो गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक में लिखते हैं कि जो तिब्बती सैनिक हैं वो मात्र माधो सिंह भंडारी के नाम से कांप जाया करते थे। इतना खौफ था माधो सिंह भंडारी का। आप समझ लीजिए कि तिब्बती सैनिक जो है, तिब्बती सैनिक इनके नाम से डरते थे।
इनके नाम से डरते थे। इतना खौफ था माधो सिंह भंडारी का तिब्बत की सेना में। ठीक है, इनको जो है आप माधो सिंह भंडारी को देखिए तो माधो सिंह भंडारी को गढ़भंजक भी कहा जाता है। इन्हें गढ़भंजक की उपाधि भी दी गई थी। साथ में इन्हें नरकेसरी भी कहा जाता है। नरकेसरी की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। गढ़भंजक और नरकेसरी की उपाधि किसे दी गई थी? माधो सिंह भंडारी को ये सारी उपाधियां दी गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि छोटा चीन के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कितनी हो रही है? छोटा चीन के युद्ध में माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो माधो सिंह भंडारी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं और अब रानी कर्णावती के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि रानी कर्णावती से संबंधित कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। देखिए रानी कर्णावती जो है ये महिपत शाह की धर्मपत्नी है। ठीक, ये पत्नी है महिपत शाह की और इनके बारे में कहा जाता है कि रानी कर्णावती जो है वो गोंडवाना की दुर्गावती से इनकी तुलना की जाती है। गोंडवाना की दुर्गावती से इनकी तुलना की जाती है क्योंकि उन्होंने मुगल सैनिकों को मार मार के गढ़वाल से भगा दिया था और अपने राज्य की सुरक्षा करी थी। देखिए रानी कर्णावती जो है 1635 से लेकर 1640 तक गढ़वाल में इनका राज्य चलता है। हालांकि उस समय आप देखेंगे कि जो राजा हैं वो पृथ्वीपति शाह हैं। ठीक है ना, राजा कौन है? पृथ्वीपति शाह है। महिपत शाह के पुत्र हैं पृथ्वीपति शाह, राजा हैं, और जो रानी कर्णावती है इनकी माता है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब पृथ्वीपति शाह राजा बनते तो बहुत छोटे होते हैं, वो मात्र 7 वर्ष की उम्र के हैं। कितने हैं? मात्र 7 वर्ष की उम्र के हैं, अल्पवयस्क हैं। इसलिए रानी कर्णावती शासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लेती है और राज का कारभार चलाने लग जाती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जब मुगल शासक शाहजहां, क्योंकि देखिए 1635 से 40 का टाइम पीरियड है, उस समय मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां है। शाहजहां को जब ये पता चलता है कि अब तो गढ़वाल में कोई राजा बचा ही नहीं है, मजबूत ताकतवर राजा है ही नहीं, एक छोटा सा 7 वर्ष का बालक है और जिसकी संरक्षिका उसकी माता रानी कर्णावती है, तो शाहजहां को ये एक अवसर के रूप में प्रतीत होता है। उसको लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अब हम गढ़वाल पे हमला करके गढ़वाल को भी मुगल साम्राज्य में मिला सकते हैं। लेकिन वो भूल गया था कि रानी कर्णावती तलवारबाजी में बहुत माहिर थी, उन्हें अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान था, कैसे चलाना है उनको ये भी सब पता हुआ करता था। हालांकि शाहजहां ने आप देखिए अपने सेनापति नजावत खान को भेजा। किसको भेजा? नजावत खान, उस समय शाहजहां का सेनापति था। नजावत खान को भेजा कि जाओ एक बड़ी सी सेना लेके जाओ, और नजावत खान आप देखिए कि लगभग 1 लाख सैनिक और 30,000 घुड़सवार सैनिक के साथ जो है वो गढ़वाल की ओर आता है। ठीक है, और जब ये दून क्षेत्र में पहुंचता है तो आप देखिए दून क्षेत्र में पहुंच के ये बहुत तबाही मचाता है। ठीक है, दून क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लेता है। दून क्षेत्र पर कब्जा करके ये सिरमौर के राजा को दून क्षेत्र जो है वो मतलब पूरा दे देता है कि हाँ अब तुम इस पूरे क्षेत्र की जो देख रेख है वो तुम करो। सिरमौर का राजा जो है ना वो इन मुगलों का साथ देता है गढ़वाल पर होने वाले आक्रमण में। अब ये जो नजावत खान है ये हरिद्वार से आप देखिए चीला लक्ष्मण झूला होते हुए श्रीनगर की ओर कूच कर रहा होता है। जब रानी कर्णावती को यह खबर मिलती है कि मुगल सेनापति एक बड़ी सी सेना लेके आ रहा है गढ़वाल के पास, तो छोटी सी सेना है, अगर सामने सामने का युद्ध हुआ तो हम हार जाएंगे और अपना राज्य भी खो देंगे। तो रानी कर्णावती बहुत सूझबूझ से काम लेती हैं, वो तुरंत तैश में नहीं आती हैं, बहुत आराम से ठंडे दिमाग से सोचती हैं और एक तरकीब निकालती हैं। वो इन मुगलों के पास, इन मुगल सेनापति के पास एक संदेश भिजवाती हैं। कहती हैं कि अगर तुम मुगल हमला मत करो तो हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे और बदले में 15 दिन के अंदर तुम्हें 10 लाख रुपए नजराना भी देंगे। नजराने का मतलब होता है उपहार देंगे, भेंट देंगे। ठीक है, मुगलों को तो ये चाहिए ही था। अब जब ये सारी चीजें
कर्णावती बोली तो मुगल सैनिक वहीं रुक जाते हैं, 1.5-2 महीना वेट करते हैं। इतना लंबे समय वेट करते करते जो है इनका राशन पानी भी खत्म हो जाता है, रसद समाप्त हो जाती है इनकी। जब ये राशन पानी लेने निकलते तो गढ़वाल के सैनिक छुपे होते जंगलों में, आके इनको लूट लेते, इनको मार देते हैं। और इतनी ऊंचाई पर प्रतिकूल मौसम में इतने ढेर सारे सैनिक इतने लंबे समय तक सरवाइव कर भी नहीं सकते हैं, सब बीमार होने लगते हैं और अंत में भूखे और बीमार सैनिकों पर गढ़वाल के सैनिक टूट पड़ते हैं। ठीक है, और गढ़वाल के सैनिक क्या करते हैं, मार मार के इनको भगाते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने तो सैनिकों के नाक कान काट दिए थे, मुगल सैनिकों के, इसलिए इन्हें नाक कटी रानी भी कहा जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में और पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं, देखिए। महिपत शाह के बाद जब पृथ्वीपति शाह राजा बने तो वे अल्पवयस्क थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उनकी केवल 7 वर्ष की आयु थी। उनकी माता कर्णावती उनकी संरक्षिका बन गई और राज का कारभार संभालने लगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। लेकिन रानी कर्णावती, आगे बताया जाए, रानी कर्णावती एक योग्य और निडर शासिका थी। जब वो शासन का कारभार चला रही थी तो योग्य तो थी ही और निडर भी थी। उनको मतलब डर किसी भी चीज का नहीं हुआ करता था। आगे देखिए और क्या चीज है इसमें। मैंने आपको जैसे समझाया कि उस समय मुगल बादशाह कौन है, मुगल बादशाह उस समय शाहजहां है। और शाहजहां क्या कर रहे हैं, देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां है उस समय। ठीक है ना। और शाहजहां को यह लगा कि गढ़वाल में कोई राजा नहीं है, तो उसने सेनापति नजावत खान को, सेनापति कौन है, नजावत खान को 1 लाख सैनिक और 30,000 घुड़सवारों के साथ गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, लेकिन वो भूल गया था कि गढ़वाल की देखरेख किसके अंडर में है। शुरुआत में मुगल सेना बहुत भारी पड़ी। उन्होंने दून की घाटी के शेरगढ़, कौन कौन क्षेत्र, शेरगढ़, संतूरगढ़ और नरौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त कालसी एवं खैराटगढ़ पर कब्जा करके उसे सिरमौर के राजा को सौंप दिया। देखिए, सिरमौर के राजा को मदद कर रहा था, सिरमौर के राजा को सौंप दिया। हरिद्वार में चीला, लक्ष्मण झूला तथा मोहन चट्टी से होते मुगल सेना श्रीनगर की ओर कूच कर रही थी। मतलब हरिद्वार में चीला, लक्ष्मण झूला, मोहन चट्टी को जीत लिया और अब श्रीनगर की ओर जब जा रही है तब रानी को एहसास हुआ कि अगर सीधा सीधा युद्ध हुआ तो हम हार जाएंगे, इसलिए मुगलों को रोकना चाहिए जैसे तैसे। और रानी अब कूटनीति खेलती हैं और देखिए कूटनीति के तहत वो क्या करती हैं। देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया कि स्थिति को समझते हुए, मतलब जो समय की सिचुएशन है उसको देखते हुए रानी ने क्या किया था कि नजावत खान को एक संदेश भिजवाया कि वह मुगलों की अधीनता स्वीकार करती हैं। कंडीशन क्या है, मुगल आक्रमण ना करें बस। ठीक है, रानी ने संदेश भिजवाया कि अगर मुगलों ने आक्रमण नहीं किया तो वह 15 दिनों के अंदर 10 लाख रुपए भेंट करेंगी। लेकिन समय बीत जाता है और 1.5 महीना बीत जाता है, रानी ने केवल 1 लाख रुपए भेजा था। अतः मुगल पैसों का इंतजार करने लगे। 1.5 महीने के बाद मात्र 1 लाख रुपए मुगलों को दिया गया। इधर मुगलों की रसद समाप्त हो गई थी, लंबा समय बीत गया ना भाई, मुगल इतना राशन पानी लेके तो आए नहीं थे, मुगलों का सारा खाना पानी समाप्त हो रहा है। अब बाहर वो तो निकलेंगे खाना पानी लेने के लिए, जब बाहर निकलते हैं तो गढ़वाल सैनिक जो है वो मुगलों पर हमला शुरू कर देते हैं छुप छुप के, छापामार युद्ध पद्धति से। ठीक है, कि मारे और भाग गए, पकड़ में नहीं आए, इस तरीके से। देखिए, जब भी मुगल रसद लेने जाते थे तो या तो लूट लिए जाते थे या मार दिए जाते थे। इसके साथ साथ आप देखिए कि मुगल खेमे में बीमारी भी फैल गई। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पहाड़ की ऊंचाई है, ठंडा मौसम है, तो बीमारी तो फैलेगी। तो बीमारी फैल गई, बीमार और भूखे मुगलों पर गढ़वाली सेना ने हमला कर दिया और उन्हें मारने लगे। ये मरने नहीं है, मारने हैं और उन्हें मारने लगे। रानी ने सैनिकों के नाक कान कटवाकर भिजवा दिया। रानी ने बहुत सारे सैनिकों को पकड़ा और उनके नाक कान कटवा दिए। कहा जाता है कि उनका एक मुगल था दोस्त बेग, उस मुगल का नाम क्या है, दोस्त बेग। इस मुगल दोस्त बेग ने रानी कर्णावती को ये मतलब विचार दिया, ये आइडिया दिया कि आप इन्हें मारिए मत, इनकी बेइज्जती करिए। और बेइज्जती कैसे होगी, इनके नाक कान कटवा दीजिए और तब इन्हें इनके मुगल क्षेत्र में भेजिए। जब ये जाएंगे तो पूरी दुनिया इन पे हंसेगी, तब इनको पता चलेगा। ठीक है, दोबारा ये कभी आएंगे भी नहीं। तो रानी जो है पकड़ के सबको नाक कान कटवाने लगी सबके। अब ये सब देख के जो नजावत खान है वो दिल्ली भाग जाता है।
ठीक है, और वहां जाके उसने आत्महत्या कर ली। इतनी गिल्टी उसको फील होती है कि मैं एक स्त्री से हार गया, इस गिल्ट में वो जो है खुद की आत्महत्या कर लेता है, खुद को मार लेता है। देखिए यहां लिखा भी है, सैनिकों की नाक काटने की सलाह, नाक और कान काटने की सलाह किसने दिया था? दोस्त बेग ने दिया था, ठीक है, रानी कर्णावती को। इसलिए रानी कर्णावती को क्या कहा जाता है? नाक कटी रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाक कटी रानी भी कहा जाता है। आगे देखिए, यह भी कहा जाता है कि रानी कर्णावती की तुलना गोंडवाना की दुर्गावती से की जाती है, क्योंकि दुर्गावती ने भी अपने राज की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया था, ठीक है, इसलिए इनकी तुलना गोंडवाना की दुर्गावती से की जाती है, तथा उन्हें ताराबाई की उपाधि भी दी गई है, ठीक है, उन्हें ताराबाई की उपाधि भी दी गई थी। ये जो पूरी घटना होती है, यानी मुगलों के नाक कान काटने वाली घटना, इस पूरी घटना का उल्लेख जो है निकोलस मनुची नामक यात्री करता है अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मुगल्स में। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर देखिए, ठीक है, निकोलस मनुची ने जो है अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मुगल में इस घटना का वर्णन किया है कि रानी ने कैसे मुगलों को हराया था और उनके नाक कान कटवा दिए थे। एक और तथ्य, एक और कहानी है, वो ये मतलब ये कहानी बताती है कि बिनसर मंदिर में लिखा है कि बिनसर देवता ने कर्णावती के शत्रुओं को नष्ट कर दिया था और रानी ने देवता के नए शिखर का निर्माण भी करवाया था। तो ये एक कहानी ये भी है कि बिनसर देवता ने मतलब नीचे से आए सभी मुगलों की सेना को नष्ट कर दिया था, रानी की मदद की थी और रानी ने इसलिए उनके लिए एक नए शिखर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो ये रानी कर्णावती के बारे में पूरा तथ्यात्मक सारी जानकारी थी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।